नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी पटना में गैंगरेप की वारदात हुई है। एक महिला से 6 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक महिला से 6 युवकों ने गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया है। काम से लौटने के दौरान महिला के साथ गैंगरेप किया गया। हैरानी की बात है कि घटना के 10 दिन बीतने के बाद भी गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया गया। तब जाकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। हालांकि इस बड़ी वारदात के बाद भी एसएसपी से लेकर सिटी एसपी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। तो राजधानी में इस तरह की काली करतूत को अंजाम दिया जाता है, इसके बाद वीडियो वायरल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बड़ी वारदात हो जाती है, उसके बाद भी एसएसपी से लेकर सिटी एसपी तक जहमत नहीं उठा रहे हैं फोन उठाने की। संजय हमारे साथ जुड़कर उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला के साथ गैंगरेप होता है, उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है, खबरें सबके सामने हैं, लेकिन एसएसपी और सिटी एसपी को फुर्सत नहीं है कि वो फोन उठा सके। देखिए, निश्चित तौर पर एक सनसनीखेज वारदात है ये, और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। जो वायरल वीडियो है वो न्यूज 18 के पास पहुंचा। इसके बाद इस पूरे मामले को जिस तरीके से न्यूज 18 ने प्रायोरिटी बेसिस पे इस खबर को दिखाया, उसके बाद देर रात पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा और सिटी एसपी जितेंद्र कुमार गौरीचक थाना में पहुंचे, जो घटनास्थल का थाना है, और वहां पर उन्होंने पूरे मामले की छानबीन की है। जो आरोपी हैं वो 7 से 8 उनकी संख्या बताई जा रही है, और उनकी उम्र 22 से 24 साल बताई जा रही है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पीड़िता ने पुलिस को कई जानकारी दी है। जो आरोपी हैं उन्होंने नशे में इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। महिला को भी शराब पिलाने की कोशिश की गई है, और निश्चित तौर पर इस तरह की घटना जो सामने आई है उससे पटना पुलिस में हड़कंप मच गया। यही कारण है कि कोई भी अधिकारी मीडिया से बात करने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जांच जरूर इस मामले की हो, ये सुनिश्चित किया जाए, उसकी बाद जानकारी सामने आ सकेगी। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत ही घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया है, और बहुत जरूरी है कि इस मामले की जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सीतामढ़ी में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामला परिहार थाना क्षेत्र का है, जहां एक 14 साल की नाबालिग के साथ 5 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कल देर शाम जब पीड़िता अपने घर से निकली थी, तब गांव के ही 3 लोगों ने चाकू के बल पर उसका अपहरण कर लिया और बंद पड़े चावल मिल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के मां के बयान पर परिहार थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो एक के बाद एक रेप की घटनाएं बिहार से सामने आ रही है। पटना की घटना आपको बताई, सीतामढ़ी में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पटना में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ की हेरोइन के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर राजधानी पटना से, डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 15 करोड़ की हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश से हेरोइन लाया गया था। पटना जंक्शन के नजदीक रिसीवर को देने से पहले ही डीआरआई की विशेष टीम ने किशन लाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 15 करोड़ आंकी गई है। किशनगंज के किसी व्यक्ति को इसे देना था। डीआरआई की टीम पूरे गिरोह को खंगालने में अब जुटी हुई है। तो एक बड़ी कामयाबी डीआरआई ने की है, और एक शख्स को गिरफ्तार किया लगभग 15 करोड़ की हेरोइन के साथ। समस्तीपुर के उजियारपुर में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। महसारी गांव में 5 से 6 की संख्या में आए बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मार दी। वारदात में जहां पिता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 2 महीने पहले ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था, जिसका विरोध मृतक वीरेंद्र पासवान ने किया था। उसी दौरान ऑर्केस्ट्रा आयोजनकर्ताओं ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही एसआईटी का गठन कर मामले की तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार किया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए। शेष बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी
वहीं सहरसा के सदर इलाके में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान बैजनाथपुर के पवन यादव के तौर पर की गई है। लोगों का कहना है कि गोली लगने से घायल पवन यादव को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या नाम है इसका? पवन। यहाँ एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए लाया गया था, उनकी मृत्यु हो गई। खबर रोहतास से, जहां पर शिव सागर में आपसी रंजिश में दो गुटों के बीच पहले मारपीट हुई। मारपीट के बाद मामला गोलीबारी तक जा पहुंचा। सोनहर गांव में हुई गोलीबारी की इस वारदात में 4 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बच्चों को खेलने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था और उसी विवाद को लेकर दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हो गई। वहीं सुपौल पुलिस ने चोरी के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। हैरानी की बात है कि गिरोह का सरगना त्रिवेणीगंज से जेडीयू की विधायक रह चुकी अमला सरदार का बेटा है, जिसे पुलिस ने 7 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए लगे कंप्यूटर और टीवी की चोरी करता था। इन चोरों ने अब तक सुपौल सहित अन्य 3 जिलों में भी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ये गिरोह चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए लड़कियों का भी सहारा लेता था। को पकड़ा गया था, उसमें किसी का परिचय सामने नहीं। जब सभी का एक एक करके नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम का खुलासा किया। तो कोई किसी का बेटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अपराध अपराध है, जो भी करेगा वो कानून के दायरे में कानून का सामना करेगा। वहीं पटना पुलिस ने कई बड़े आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। शिवाला मोड़ में पैक्स अध्यक्ष की हत्या मामले में 3 अपराधी पकड़े गए, जबकि नौबतपुर में 6 छड़ व्यवसायी से रंगदारी मामले में 2 अपराधियों को पकड़ा गया। वहीं नेवरा में शिक्षक की हत्या मामले में 3 अपराधी पकड़े गए हैं। पटना के एसएसपी ने बताया कि 10 अपराधी पकड़े गए हैं और कई हथियार बरामद हुए हैं। यह आपराधिक गिरोह पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। क्या कुछ कहेंगे? ये चोरी में निसंदेह थोड़ी वृद्धि हुई है, खास करके कोतवाली अनुबंध वाले क्षेत्र में। उसको लेकर हम लोगों ने सिटी एसपी विनय तिवारी को लगाया है। एक स्पेशल टीम गठित की गई है। इसमें एएसपी कोतवाली और भी वहाँ के लोकल थानेदार जो हैं पाटलिपुत्रा के, दीघा के, राजीव नगर के, उनको इन्वॉल्व किया गया है। उसे डिटेक्शन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात रीगा चीनी मिल की, जहां एक तरफ सरकार बंद पड़े चीनी मिलों को शुरू करने पर जोर दे रही है, वहीं मौजूदा चीनी मिल आर्थिक हालत खराब होने की वजह से बंद होने की कगार पर है। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल भी बंद होने की कगार पर है, जिससे 600 कर्मियों के भविष्य और सैकड़ों गन्ना किसानों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल पिछले लंबे समय से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। चीनी मिल पर किसानों का तकरीबन 100 करोड़ रुपए बकाया है। आर्थिक बदहाली की वजह से रीगा चीनी मिल प्रबंधन 600 कर्मियों को नो वर्क नो पे के आधार पर पहले ही बाहर कर चुका है। मिल प्रबंधन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। एक तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बंद फैक्ट्रियों को चालू करने का सोच रही है, दूसरी तरफ ये फैक्ट्री जो बंद होने जा रही है उसको बचाने का कोई उपाय नहीं कर रही है। हमें जो ताज्जुब होता है कि सरकार की क्या नीति है, सरकार चाहती क्या है। दोनों सरकारों की नीति हमारे समझ में नहीं आती है। 150 करोड़ का जहां इनकम होगा वो अगर एकाएक बंद हो जाएगा तो इस स्थिति में इस इलाके के लोग बहुत भूखे मरेंगे, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। खाने को लोगों के पास नहीं रहेगा, यहाँ क्राइम बढ़ेगा, लोग लूटपाट करेंगे। रीगा चीनी मिल प्रबंधन के इस फैसले से सीतामढ़ी के गन्ना किसान परेशान हैं। एक तरफ जहां उन्हें चीनी मिल पर अपने बकाये की चिंता है, तो वहीं दूसरी तरफ करीब 21 हेक्टेयर खेतों में लगी 120 करोड़ के गन्ने की खरीदारी कौन करेगा, इसकी भी चिंता है। चीनी मिल में काम करने वाले कर्मचारी भी प्रबंधन के फैसले से परेशान हैं। वहीं 600 कर्मचारी जो काम नहीं तो पैसा नहीं की मार झेल रहे हैं, उनके सामने भी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। प्रबंध निदेशक के
इस प्रसारण के बाद हम लोगों ने मिलजुल करके इक्कोत्पादक संघ रीगा के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ इस सवाल को रखा है और उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि 40,000 किसानों का इंटरेस्ट सॉल्व किया जा सके, उनके बकाया राशि का भुगतान हो सके और खेतों में लगे गन्ने की खरीदारी हो सके। अब रीगा चीनी मिल जो बंद होने की बात जो हो रही है, ये अगर रीगा चीनी मिल का जो मालिक है ओम प्रकाश धनुका, इसकी साजिश है। यह एक साथ किसानों को, एक साथ बिहार के मुख्यमंत्री को, एक साथ मजदूरों को, सबको ब्लैकमेल करता है और यह ब्लैकमेल ही 5 साल से कर रहा है। 80 के दशक में बिहार में चीनी मिलों की संख्या 29 थी, लेकिन सरकार की उदासीनता, आर्थिक विपन्नता और चीनी मिल प्रबंधकों की गलती की वजह से 18 चीनी मिल बंद हो गए। 11 चीनी मिल जो चल रहे हैं उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। इधर सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। तकरीबन 3 महीने पहले निकाले गए 600 कर्मियों के मामले को लेकर श्रम आयुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पहुंची, जहां चीनी मिल के दस्तावेजों को खंगाला गया और कर्मियों की बकाया राशि का पूरा ब्यौरा लिया गया। रीगा चीनी मिल की ओर से पेश कागजातों में काफी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल मिल प्रशासन ने चीनी मिल की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए चीनी मिल के 600 कर्मियों को नो वर्क नो पे के आधार पर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मिल के द्वारा कंपनी के क्लोजर के लिए आवेदन श्रम विभाग को दिया गया है, तो उसी के संदर्भ में जांच के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और कितने श्रमिकों का कितना बकाया है, बोनस क्या बकाया है, वेतन क्या बकाया है, क्या क्या और ड्यूज है श्रमिकों का, इस सब की भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। रीगा शुगर फैक्ट्री के द्वारा लेआउट कर दिया गया था, टेम्पोररी बंद कर दिया गया था 11 जुलाई तक। फिर बीच में हम लोग वार्ता किए थे तो हुआ खुलेगा, लेकिन फिर उसको एक्सटेंशन करके 11 सितंबर तक लेकर गया। तो उसमें लेबर यहाँ यूनियन के तरफ से या यहाँ वर्करों के तरफ से आवेदन पड़ा था कि बहुत से भुगतान है, किसानों का भी था। तो आज लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कमीशन लेबर का यहाँ पे जांच आया है। अचानक मई माह में 11 तारीख को हम लोग ड्यूटी पर आए। प्रबंधन के द्वारा वहाँ पर बहुत बड़ा ताला लटका दिया गया और सिक्योरिटी अफसर सबको खड़ा कर दिया गया। हमारे सारे मजदूर के हाथ में खाना था। उस दिन से लगभग 1 महीना तक हम लोग ड्यूटी के लिए तरसते रह गए और डेली आते थे और गेट पर खड़ा होते थे कि ड्यूटी मिलेगा, लेकिन ड्यूटी नहीं मिला। तो एक तरफ रीगा चीनी मिल बंद होने की कगार पर है, वहीं इस मामले में गबन के भी आरोप मिल प्रबंधन पर लग रहे हैं। आरोप है कि चीनी मिल प्रबंधन ने धोखाधड़ी कर 12,000 किसानों को बैंक का कर्जदार बनाया और किसानों की बकाया का भुगतान करने के नाम पर 80 करोड़ रुपए की निकासी कर ली। इसे लेकर सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के मालिक यानी सीएमडी और वाणिज्य महाप्रबंधक के खिलाफ रीगा थाने में केस दर्ज कराया गया है। सीएमडी ओपी धनुका और वाणिज्य महाप्रबंधक आर.के. पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। मुजफ्फरपुर जोन के गन्ना पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण सिंह ने यह मामला दर्ज करवाया है। तो सवाल है कि क्या सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल भी बंद हो जाएगा? सवाल ये भी कि चीनी मिलों की बदहाली के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? तो रीगा चीनी मिल पर किसानों का 100 करोड़ बकाया है। सवाल यही है, क्या बंद हो जाएगा रीगा चीनी मिल? खेतों में लगी 120 करोड़ के गन्ने आखिर कौन खरीदेगा? मिल के 600 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 600 कर्मियों के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडरा रहे, रोजी रोटी पर संकट है। मिल मालिक पर रीगा थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। धोखाधड़ी कर किसानों के 80 करोड़ हड़पने का आरोप मिल मालिक पर लगा है। 80 के दशक में चीनी मिलों की संख्या 29 थी और अब अगर बिहार की बात करें, चीनी मिलों की संख्या सिर्फ 11 रह गई है। रीगा चीनी मिल बंद होने के बाद अब 10 ये संख्या रह जाएगी। बाकी चीनी मिलों की हालत भी बेहद खराब है। बिहार चुनाव की खबर पर फिर लगी न्यूज़ 18 की मुहर।
चुनाव आयोग में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उनकी तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव बिहार में तय समय पर ही होने जा रहे हैं। गाइडलाइन आज जारी होने की हमने दिखाई थी खबर। एक विस्तृत गाइडलाइन जो कि संभवतः शायद आज के दिन ही जारी हो जाए। 6 घंटे बाद ही चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन। एक बार फिर सच निकली चुनाव से जुड़ी हमारी खबर। न्यूज़ 18 की बातों पर चुनाव आयोग ने लगाई मुहर। क्योंकि चुनाव का मतलब है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। क्योंकि चुनाव का मतलब है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जी हां, कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव के दौरान क्या क्या करना होगा, जानते हैं गाइडलाइन की 20 बड़ी बातें। तो चुनाव के दौरान क्या करना होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। चुनाव के दौरान बड़े हॉल में मतदान कराए जाने की व्यवस्था चुनाव आयोग करेगा। इसके साथ ही सभी बूथों पर रखे जाएंगे साबुन और सैनिटाइजर ताकि हाथ धोया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके। बूथों पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा। सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा, बिना मास्क के कोई नहीं जा पाएगा बूथ पर। ग्लव्स पहनकर वोटिंग करना अनिवार्य होगा सभी के लिए। जो लोग वोटर्स यहां पर पहुंचेंगे बूथ पर ही ग्लव्स मुहैया करवाया जाएगा, लोगों को खुद से लाने की जरूरत नहीं है। बिहार चुनाव के लिए ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन जो है ऑनलाइन दाखिल होंगे। सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव की ट्रेनिंग इस बार ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन बहुत सारी चीजें इस बार हो रही है। विधानसभा क्षेत्रवार हेल्थ नोडल अफसर तैनात किया जाएगा। चुनाव में अधिक संख्या में गाड़ियां लगाई जाएंगी ताकि किसी तरह की दिक्कतें पेश न आए। कोरोना पीड़ितों के लिए अलग से वोटिंग का इंतजाम किया जाएगा और कोरोना संक्रमितों के लिए बैलेट पेपर की दरअसल सुविधा देने की बात कही गई है। अधिक बुखार होने पर आखिर में उन्हें मौका दिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वोटिंग के लिए एक टोकन दिया जाएगा। सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। ये बंदिश लगाई गई है प्रचार के लिए। मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीं होगी। साथ ही डेस्क लगाए जाएंगे। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। वहीं पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय से लेनी होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने को लेकर इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी होने के बाद बिहार की राजनीतिक पार्टियों की क्या है प्रतिक्रिया, वो भी सुन लेते हैं। निश्चित रूप से हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो करेगा और हम लोग तो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस तरह के गाइडलाइंस के साथ ही चुनाव हो पाएगा, जिसमें सबकी सुरक्षा की भी गारंटी हो और साथ साथ जो लोग सुरक्षाकर्मी से लेकर के चुनाव के जो पदाधिकारी हैं, जो चुनाव में जो लगे हुए लोग हैं, उम्मीदवार हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबकी सुरक्षा हो सके। तो ये सब तो एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के गाइडलाइंस जारी करेगा। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उसका हम स्वागत करते हैं और हम सब पॉलिटिकल पार्टी सब उनके निर्देश को फॉलो करेंगे। एक बात जो मुझे लग रही है, तो उन्होंने कहा कि बड़े हॉल में मतदान होगा। तो गाँवों में बड़ा हॉल खोजने में इलेक्शन कमीशन को समस्या आएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने जिला के पदाधिकारी जो कि रिटर्निंग अफसर होते हैं उनसे बात करके ही इस तरह के चीज़ों को उन्होंने तय किया होगा। पर अगर इलेक्शन जिस ढंग से तैयारी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि यह गाइडलाइन सर्वथा उचित है। देखिए, पहला तो बात मैं ये कह दूँ कि चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइन देगा और जो भी देता है उसका पालन करना सभी राजनीतिक दल, सभी उम्मीदवार और सभी लोगों का ये दायित्व बनता है। जो भी गाइडलाइन होगा उसको पूरा करना, उसका निर्वाह करना, उसका प्रति आस्था व्यक्त करना, ये हम सबका दायित्व है। हम लोग उसका पालन करेंगे। दूसरी बात ये है, इस कोरोना काल में हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव कराना वो एक खतरा का संकेत है, लेकिन जब गाइडलाइन आया है हम उसका पालन करेंगे।
तो अलग अलग दल यही कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग की गाइडलाइन है तो इसे मानना ही पड़ेगा। और इन दिनों बिहार की सियासत में दल बदल का खेल चरम पर है। खासकर आरजेडी और जेडीयू के बीच इन दोनों दलों के विधायक अपनी सियासी जमीन को समीकरण के हिसाब से बनाए रखने के लिए दल बदलने से थोड़ा भी गुरेज नहीं कर रहे। वहीं इन दोनों के बीच जारी इस दल बदल के कारण बीजेपी और एलजेपी की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। वजह है परंपरागत सीट। जी हाँ, बिल्कुल परसा से ही लड़ेंगे हम लोग। और जहाँ तक चुनावी तैयारी की बात है, ये मेरे लिए कोई नया सीट नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी सब चल रहा है, हमारे वर्कर लगे हुए हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते चंद्रिका राय को आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थामे और सीट को लेकर दमखम से दावा ठोक दिया। चंद्रिका राय ऐसे दावा करने वाले अकेले नहीं हैं। चंद्रिका राय के साथ ही आरजेडी से नाता तोड़ जेडीयू में आए जयवर्धन यादव भी कहते हैं कि परंपरागत सीट सबको प्यारी होती है। हालांकि जयवर्धन यादव जरूर कहते हैं कि पार्टी का फैसला उन्हें मान्य होगा। देखिए, मैंने पार्टी के सामने ये प्रस्ताव दे करके जदयू नहीं ज्वाइन किया था कि मैं पालीगंज से ही लड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं वहाँ से सिटिंग विधायक हूँ, लेकिन दल का जो निर्णय होगा वही मुझे मान्य होगा। दरअसल आरजेडी से कई ऐसे विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं जो पिछले चुनाव में मौजूदा एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीते थे। मसलन परसा सीट से विधायक चंद्रिका राय ने एलजेपी के छोटे लाल राय को हराया था। पातेपुर के विधायक प्रेमा चौधरी ने एलजेपी के प्रत्याशी को हराया था। गायघाट के विधायक महेश्वर यादव ने बीजेपी के विनाश सिंह को हराया था। सासाराम से विधायक अशोक कुशवाहा ने बीजेपी के जवाहर कुशवाहा को हराया था। पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने बीजेपी के राम जन्म शर्मा को हराया था। दरभंगा के विधायक फराज फातमी ने बीजेपी के अशोक यादव को हराया था। ऐसे में आरजेडी से आए विधायकों के सिटिंग सीट से ही चुनाव लड़ने के दावे ने बीजेपी नेताओं की पेशानी पर बल ला दिया है। इसलिए बीजेपी नेता सीटों के बंटवारे के वक्त सीटों के बलिदान की सलाह दे रहे हैं। आना जाना राजनीति में ये तो काम लगा रहता है, लेकिन उन परंपरागत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों निश्चित रूप से बात करेंगे। कोई रास्ते निकलेंगे तभी कोई अलायंस चलता है, ऐसे थोड़े अलायंस चलता है। वहीं एलजेपी नेता भी दबी जुबान में सीटों से आसानी से समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है परंपरागत सीट को लेकर आने वाले दिनों में एनडीए में तल्खी देखने को मिल सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।